देखिए, आप पीछे बैनर देख रहे होंगे। मैं माउंट अन्नापूर्णा क्लाइंब करने के लिए जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी पत्रकार छायाकार बंधु हैं सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मेरा मिशन है माउंट अन्नापूर्णा क्लाइंब करने का, और इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि नशा मुक्त हरियाणा, कि मेरा हरियाणा नशे से मुक्त हो और हर युवा एक अच्छी दिशा की तरफ, अच्छे लक्ष्य की तरफ एक कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़े। आज हरियाणा के अंदर नशा इतना बढ़ गया है कि सूखे नशे की मैं बात करूं, हर दिन न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं हम खबर पढ़ रहे हैं कि आज फलाना युवा सुसाइड कर गया, आज उस जगह पे ये व्यक्ति सुसाइड कर गया है। और कई बार तो ऐसी ऐसी खबरें पढ़ती हूँ कि घर में माँ ने पैसे देने के लिए मना किया, घर में पैसे नहीं थे, आटा बेच के ने नशा करने के लिए गया, जब आटा भी नहीं रहा तो माँ की हत्या कर दी। तो मेरा मकसद है, मेरा विज़न है, मेरी अपनी खुद की अनीता कुंडू फाउंडेशन है, जिसके तहत मैं कार्यक्रम करती हूँ जन जागृति के। क्योंकि सबसे पहले तो मेरा अपना मानना यही है कि हमने सब ने जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक संस्थान है, चाहे वो आम व्यक्ति है, चाहे वो स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। हर व्यक्ति ने एक जागरूक होकर के प्रचार करना पड़ेगा ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को नशे से बचा पाएँ। आज मैं 40 से ऊपर मेरी उम्र है। आज मैं इतने बड़े मिशन के लिए जब प्लान कर रही हूँ क्लाइंब करने के लिए, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पर खाने के लिए मन के मुताबिक भोजन नहीं है, बहुत सारी चुनौतियाँ मेरे सामने रहेंगी। तो आज जब मैं इस इतने बड़े मिशन का प्लान कर रही हूँ, मैं 40 साल की उम्र के बाद, तो कहीं ना कहीं मेरी अच्छी आदतों का परिणाम रहा होगा। कहीं ना कहीं मैंने नशा नहीं किया, कहीं ना कहीं मैंने अपने जीवन को एक अच्छी नियमों के अंदर बांध करके आगे चलने का एक लक्ष्य लिया। तो आज मैं इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अपने देश को देने के लिए कामयाब हूँ। तो मेरा कहने का ये मेरा जो मिशन है, मैंने जो एकदम से मैं काम कर रही थी ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे काम करते करते मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने एक और अपना ये मिशन का प्लान करना चाहिए ताकि मैं युवाओं को संदेश दे सकूँ। अगर आप नशा करेंगे तो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे, एक सीढ़ी भी चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। 8091 मीटर तो बहुत दूर की बात है, आपको एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। आपके लंग्स, आपके फेफड़े, आपकी किडनियाँ खराब हो जाएगी, नशा उसको ख़त्म कर देगा। आज ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बड़ा गंभीर विषय है। कुछ साल पहले ये पंजाब में आया था और आज पंजाब की हालात आप देख रहे होंगे क्या है। पंजाब में डीजे आया, नशा आया, आज पंजाब खोखला बना दिया है। आज पंजाब के अंदर स्पेशल कैंसर की एक ट्रेन चलती है। आज वही कभी पंजाब में ऐसी चीज़ें आई थी, आज हरियाणा में वही डीजे का ज़माना, वही नशा, वही हालात। आज हरियाणा नंबर 1 पे है इन चीज़ों में। आज हरियाणा का युवा पता नहीं कहाँ चढ़ चढ़ के रील बना लेता है, और जो वो ऐसी डेंजरस स्थिति पे रील बनाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। ये एक नशा तो है, मोबाइल एक नशा है, मोबाइल का भी यूज करना आना चाहिए। आज पूरे दिन छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के नशे में डूबे हुए हैं, और दुकानों के ऊपर, छोटी छोटी दुकानों के ऊपर भी छोटी छोटी जहाँ समझ भी नहीं सकते हम, वहाँ नशा बिकता है। तो मेरा इस मिशन के पीछे यही है कि मैं अपने हरियाणा को नशा मुक्त देखना चाहती हूँ। जो मेरे हरियाणा की एक सबसे बड़ी आवाज़ है, और जो सबसे बड़ा एक कहावत कही जाती है, जहाँ दूध दही का खाना, वो मेरा हरियाणा। मैं चाहती हूँ कि मेरा हरियाणा प्रदेश, जहाँ AK-47 उठा करके सियाचिन जैसे ग्लेशियर में मेरे देश के युवा जब अपने देश की रक्षा करते हैं, तो अगर हम नशा करते रहेंगे तो कैसे हम देश के ऐसे जवान दे पाएंगे, कैसे हमारा किसान स्वस्थ होगा। आज मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं किसान की बेटी हूँ, तो आज पेस्टिसाइड इतना डाला जाता है, जहर इतना डाला जाता है। तो मेरा संदेश इस मिशन के माध्यम से यही है कि हमने पर्यावरण को भी और हमने अपने युवाओं को भी बचाना है, और हमने आगे आकर के, हर व्यक्ति ने आगे आकर के अपने देश के प्रति देशभक्ति भावना दिखा करके अपने देश को बचाने का काम करना चाहिए। मेरा मकसद यही है। मैम, कोई भी काम करना बड़ा आसान सा नहीं लगता। अगर हम लोग माउंटेनियर की बात करें तो लाखों लाखों का खर्चा आ जाता है। अगर हम लोग स्पॉन्सर की बात करें तो कोई ऐसी संस्था भी आपके साथ जुड़ी है जिन्होंने आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, चाहे हम लोग फाइनेंशियली बात करें तो? देखिए, अभी फ़िलहाल इस अभियान का मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। मैं सब अपनी उससे अरेंजमेंट करके जा रही हूँ।
अगर कोई करना चाहे तो करना चाहे तो उसका स्वागत है, वेलकम है। और मैं चाहूँगी मेरी मुहिम से भी जुड़े, मैं जिस मुहिम को लेकर के चल रही हूँ उसके साथ भी जुड़े। और मेरे इस मिशन में अगर कोई भाई स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसका स्वागत है, वेलकम है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। क्योंकि बाकी खेलों को स्पॉन्सर मिल जाता है, चाहे कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे रेसलिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, क्योंकि वो ग्राउंड पे दिखाए जाते हैं। लेकिन मेरा गेम ऐसा गेम है जिसको हम दिखा नहीं सकते। कौन कैमरा उठा करके इतना रिस्क लेकर के वहाँ जाएगा? और जहाँ पर ऐसे पॉइंट आते हैं वहाँ हम भी फ़ोटो नहीं ले पाते, क्योंकि अगर आप फ़ोटो लेने लग जाओगे तो आप कैरावास में गिर जाओगे, तो वो फ़ोटो शूट हो नहीं पाता। अगर वो फ़ोटो शूट हो जाए, फिल्म हो जाए, तो पता नहीं कितनी सारी कंपनियाँ उठा लें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहाँ पर फ़ोटो शूट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका चलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डेंजरस होता है। तो वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए जो दिखता है वही बिकता है। अनीता जी, तो कितने दिनों का ये मिशन रहने वाला है? किस प्रकार से क्लाइंब करेंगे आप? ये मेरा लगभग 1-1.25 महीने का मिशन रहेगा। और कल की मेरी फ़्लाइट है, कल मैं काठमांडू के लिए निकल रही हूँ। एक दिन मैं काठमांडू में रहूँगी, उसके बाद फिर मैं आगे मिशन के लिए मेरा ट्रैकिंग का रूट शुरू हो जाएगा। आपने अभियान भी चलाया था युवाओं को जागरूक भी कराना, कितना उसका असर आपको लगा आया है या नहीं है? देखिए, मैं जिस भी गांव में प्रोग्राम करने गई और उस गांव से इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं, बहुत सारे युवाओं ने नशा छोड़ा है। एक मैं आपको बताती हूँ, बरवाड़ा में मैंने प्रोग्राम किया तो 2 महीने के बाद मेरे पास एक मैडम का फ़ोन आता है कि मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल हैं और आप मेरे स्कूल में प्रोग्राम करके आई थी, और जैसे आप नशे पे बोल रही थी तो मेरे हस्बैंड ने, इतनी साल होगी आज उसकी लगभग उम्र उनकी है 48-49 साल की उम्र है, और बोली मेरे हस्बैंड 2 महीने से बिल्कुल नशे से दूर है। आपके विचारों से इतना प्रभाव पड़ा मेरे हस्बैंड पे कि उन्होंने नशा छोड़ दिया। मैं तो आपकी आभारी हूँ अनीता जी, आप कहाँ हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इसका रीज़न क्या मानते हैं, क्योंकि आप तो गाँव में युवाओं के बीच में रहे, नशा बढ़ने का रीज़न क्या है? देखिए, कई तरह के कारण हैं नशा बढ़ने के। एक तो क्या होता है कि आजकल बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है हमने पढ़ाई को लेकर के कि आप फर्स्ट आने चाहिए, आप फर्स्ट आने चाहिए। अब क्लास में 50 बच्चे हैं कि बच्चा फर्स्ट आएगा, तो ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रेशर है कि फिर तुलना आपस में बच्चों की, भाई आप उससे अच्छे नहीं हो, आप उससे अच्छे नहीं हो, वो तुलना भी एक नुकसानदायक है बच्चों के लिए। दूसरा, कम्युनिटी का भी कहीं ना कहीं माहौल ऐसा है कि जहाँ पर नशा पहले से ही है, आज से नहीं है, पहले से ही है। मैं तो छोटी सी देखती हूँ, मेरे आसपास मेरी गली में जितनी भी डेथ हुई है सबसे ज़्यादा रेशो नशे की ही है। कहीं ना कहीं वो पहले से ही है। और एक युवाओं को ये होता है कि ये हमारे लिए तो ये बना ही है, मतलब नशा हमारे लिए एक लड़का तो कर ही सकता है। मतलब मैम, बचपन से लेकर अब तक आपको देखा है, जैसे नो डाउट आपने बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ आपकी रही है, बिना बाप के भी आपने अपने परिवार को पाला पोसा। आज तक देखते आए लाइक आप जॉब लगने के बाद भी कभी आपके अंदर वो चीज़ नहीं आई कि आप शो ऑफ करें चीज़ों को लेके, तो सिंपल आप रहती हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, वो लाइनें पढ़ी होंगी, सादा जीवन उच्च विचार। आप जितना साधारण रहेंगे, विचारों को ऊंचा रखेंगे, तो उतना आप सहज फील भी करेंगे और बड़े काम भी कर पाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान बड़े बड़े काम करे। तो वो आप अभी हमारे सुनीता विलियम्स जी आए हैं, तो आप उनको ही देख लीजिए, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी और कितनी सहजता के साथ एक जीवन जीती हैं, कितनी सहजता के साथ अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को मानते हुए इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि अपने देश को दी है। तो ये कोई वो नहीं होता कि आजकल ये सेलिब्रिटी वाला एक हवा आया हुआ है, उसको मैं ज़्यादा मंड के नहीं चलती हूँ, क्योंकि उसको दिमाग पे उसको लेके चलूँगी उस लिबास को, तो मैं कैसे आप सभी से मिल पाऊँगी, कैसे मैं आम जन से बात कर पाऊंगी, कैसे मैं एक आम व्यक्ति से जुड़ कर के आगे बढ़ पाऊंगी। हरियाणा की बात करें तो खापे बड़ी प्रभावी होती है, तो खापों से आप लोगों ने मदद नहीं, क्योंकि नशे को दूर करने के लिए खाप एक अहम भूमिका निभाती है, या कोई भी सामाजिक। देखिए, मेरा काफ़ी खापों के बीच में जाना रहा है, मुझे बुलाया भी गया है। और जैसे पीछे बहुत बड़ी पंचायत हुई थी गोरखपुर के अंदर, उसमें मुझे बुलाया गया था, पूरी खाप मेरे पास आई थी कि अनीता बेटा आप हमारे कार्यक्रम में आइए और आप हमारे साथ खड़े होइए, आप बोलेंगी तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो मैं उस कार्यक्रम में गई थी। और जैसे नैन खाप का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने भी मुझे बुलाया था कि अनीता बेटा आप जब स्टेज से बोलेंगी तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो आप आइए। तो ऐसा नहीं है, मैं खापों के साथ जुड़ के भी काम करती हूँ, और मेरी अपनी खुद की एक टीम भी है। और मेरी खुद की टीम में सभी PhD और MPhil पास बच्चे हैं, जिसने सोशल वर्क में
एमफिल किया हुआ है, पीएचडी कर रहे हैं, वो बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे हैं, तो मानसिक रूप से जो डॉक्टर देखते हैं उन बच्चों को, वो डॉक्टर भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। अलग अलग रिटायर्ड प्रिंसिपल मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिनका अनुभव है हर फील्ड में, वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, ताकि मिशन माउंट अन्नपूर्णा की हम लोग बात करें तो आपसे पहले कोई और गए हैं या फिर यू विल बी द फर्स्ट ओनली? नहीं, मैं हरियाणा से मैं ही पहली बार इसको करने जा रही हूँ। आपने इसको ही क्यों चुना दी, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, ये मेरा गेम है और मैं 8000 मीटर से ऊपर की चोटियाँ क्लाइम कर रही हूँ। तो अन्नपूर्णा अभी मैंने क्लाइम नहीं किया था, तो अन्नपूर्णा के मैंने प्लान किया कि मैंने इस बार अन्नपूर्णा क्लाइम करना चाहिए। मैडम, किस तारीख को जो है इसके ऊपर जो आप चढ़ाई करोगे और कितने मीटर की ये दूरी रहेगी? ये 8091 मीटर की इसकी हाइट रहेगी और मेरे जो स्टार्टिंग है, मैं कल काठमांडू पहुंच जाऊंगी। एक दिन मैं काठमांडू में रहूंगी, उसके बाद मेरी क्लाइंबिंग शुरू हो जाएगी। कुछ बेसिक्स है इसके बारे में पढ़ा भी होगा दिया आपने कि भाई अन्नपूर्णा जो मिशन है आपका, जो माउंट है, वो किस प्रकार का रहने वाला है, कितना डेंजरस है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, माउंट अन्नपूर्णा बहुत टेक्निकल और बहुत डेंजरस है। एवलांच बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि कैंप 2 से लेकर के कैंप 3 तक बिल्कुल स्टीप है। और बहुत हैवी स्नोफॉल होता है। और जब आप कैंप 2 से और कैंप 3 जाते हैं तो सबसे रिस्की माना जाता है, और कैंप 2 में सोना भी आपके लिए रिस्की माना जाता है। क्या पता कब बर्फ़ स्लाइड कर जाए और भारी मात्रा में आ जाए, तो आप सो रहे हैं तो आप सूते के सूते रह जाए। तो आपने तो बहुत सारे माउंट क्लाइम किए हैं, कभी कोई ऐसा डेंजरस मोमेंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं 2015 में अर्थक्वेक आया, तो उस टाइम मैं 22,500 फीट पे क्लाइम कर रही थी चाइना साइड से। बहुत सारे साथी उस अभियान की भेंट चढ़े, बहुत सारे का इंजरी हुई और कभी दोबारा माउंटेन की तरफ देखा भी नहीं। तो वो 15 का वो मंजर देखा मैंने, चाइना साइड से ऊपर थी मैं एवरेस्ट पे, मेन केंद्र बिंदु वही था भूकंप का। और लक्की मैं माउंटेन में बैठती नहीं, उस दिन रेस्ट डे था, तो मेरे बहुत सारे साथी कैंप में रह गए, वो कैंप में ही दब गए और मैं ट्रैकिंग पे थी। तो बहुत सारे ऐसे हादसे देखे हैं। 2019 में अपने साइक्लोन आया इंडिया में, इंडिया के वेदर का नेपाल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो साइक्लोन यहाँ आया तो वो एवरेस्ट को प्रभावित किया। तो हमने कैंप 2 में बहुत सारी पूरी रात बैठ के, सारे टेंट फट गए हमारे। हमने बिल्कुल पत्थर डाल के, ताकि टेंट ना उड़े। अगर टेंट उड़ गया तो हमारे को भी उठा के ले जाएगा। तो हमने इतने बोल्डर डाल के, किसी के हाथ कट गए, किसी का कुछ हो गया, तो बहुत डेंजरस परिस्थितियों का सामना किया है। लेकिन ये साहस का गेम है, तो चुनौतियों का गेम है। अगर डर के बैठ गए तो होगा क्या। तो मैडम, इसमें क्लाइमेट सूट के लिए भी टाइम लगाना पड़ता है। क्लाइमेट वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, तो उसके लिए बिल्कुल एक्लेमेटाइजेशन के लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है। जैसे हम जाएंगे धीरे जाएंगे, एकदम से नहीं जाएंगे। हम हर रोज़ 200-300 की दूरी तय करेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे, जैसे 500 पे गए, हम 500 से वापस आके उसी बेस कैंप में सोएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम एकदम हाई एल्टीट्यूड में जाकर के सो जाते हैं। इसमें 1-1.25 महीना लगेगा भाई साहब पूरा। ये खेल आप पर्वतारोहण जो साहसिक खेल है, कितने सालों से खेल रहे हैं, इसके थोड़ी उपलब्धियों के बारे में बताएं। देखिए, मैं लगभग इसमें 15 साल से हूँ। इस गेम को मैं 15 साल से खेल रही हूँ। 2008-9 के आसपास मैंने इसकी शुरुआत की थी, और इसमें मैंने 25 के आसपास पर्वत शिखर छूने का अवसर मिला है। माउंट एवरेस्ट के 4 अभियान किए हैं। 3 बारी मैंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है। चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं भारत की पहली बेटी हूँ, और 7 महाद्वीपों के हाईएस्ट माउंटेन छूने का भी सौभाग्य मिला है। और 8000 माउंट मकालू, माउंट लोत्से, 8000 मीटर से ऊपर की जो चोटियाँ हैं, उसमें माउंट मकालू, माउंट लोत्से की चढ़ाई की है, और माउंट मनासुलू और माउंट अन्नपूर्णा अभी मैं जा रही हूँ। तो हर इंडिया के भी काफ़ी माउंटेन मैंने क्लाइम किए हैं, बहुत सारे माउंटेन हैं। टारगेट तो हमें रखा होगा ना कि भाई इतने माउंटेन तो करनी है जब तक जिंदगी है। देखिए, जब तक मेरी टांगों में दम है और मेरा हौसला है, तब तक तो मैं एडवेंचर करती रहूँगी। आज जो अनीता कुंडू है, वो एडवेंचर ने नाम दिया है, ये पहचान दी है। तो मैं, जब तक मेरे शरीर में दम है, तब तक मैं एडवेंचर को जीऊँगी। और मैं एडवेंचर को सिर्फ फतेह करने नहीं जाती हूँ, और मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उस पर झंडा गाड़ आई और मैंने उसको जीत लिया। नहीं, मैं कभी पर्वतों को जीत नहीं पाऊँगी। मेरा मकसद ये है कि वहाँ पर मुझे बहुत बड़ी पावर मिलती है, अध्यात्म मिलता है, बहुत ताकत है पर्वतों के अंदर, और एक अलग सी शांति फील होती है। मतलब बहुत कुछ सीखने को, अध्ययन करने का मौका मिलता है, और एकांत में जाकर के आपको अपने आप को जांचने का अवसर मिलता है कि आप क्या हैं, आपने क्या करना चाहिए,
आपके अंदर कितनी त्रुटियां हैं, बहुत सारी चीज़ें जानने का जब एकांत में आप जाते हैं तो खुद से बात करने का एक अवसर मिलता है। तो मैं ये कहूँगी कि पर्वतों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वहाँ की चुनौतियाँ, वहाँ की विदाएँ, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, बहुत कुछ मैंने सीखने का। आपके अलावा कितने माउंटेनियर जो अन्नपूर्णा में करते हैं? अन्नपूर्णा पे अभी मेरी नॉलेज में जितने बताए गए हैं कि अभी तक टोटल 15-20 की ही टीम है, अलग अलग कंपनियों से है वो। मेरी कंपनी से तो शायद मेरे ख्याल 3-4 मेंबर ही होंगे, सब अलग अलग कंपनियों से जाते हैं। तो अब अभी तक जो माउंटेन जो एवरेस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन जो बाकी के 8000 मीटर से ऊपर के जो पहाड़ हैं उनके ऊपर बहुत कम भीड़ होती है, क्योंकि उसके ऊपर वहाँ तो कोई जिसका जुनून है, जो प्रोफेशनल माउंटेनियर है वही जाता है, अदरवाइज नहीं जाते हैं, क्योंकि एवरेस्ट तो एक आजकल कमर्शियल हो गया है। वेदर अभी कैसा है, क्योंकि आप लोग तो पहले पता करते हैं? वेदर काफ़ी ठंडा है, एवरेस्ट से भी ठंडा रहता है अन्नपूर्णा, और एवलांस बहुत ज़्यादा आते हैं अन्नपूर्णा में, बहुत ज़्यादा। तो क्या भविष्य में आप इस तरह का कोई ट्रेनिंग या कोई जानकारी देने का भी प्रोग्राम तैयार करेंगे ताकि और बच्चे जो इस तरह का एडवेंचर करना चाहते हैं वो सीख सकें? मेरा प्रयास है, अगर सरकार से सपोर्ट मिला मुझे और कहीं जगह मिली तो ज़रूर मैं उसके ऊपर विचार है मेरा कि मैं उसके ऊपर बढ़ाऊंगी। मेरी अकेली की तो इतनी औकात नहीं है कि मैं एक एडवेंचर एकेडमी बना दूं, तो वो तो आप मीडिया के माध्यम से, आप सरकार नेताओं से आप बात पहुंचाएंगे तभी हम आने वाले समय में। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि एडवेंचर में अगर जो बच्चा जाता है तो सीखता बहुत कुछ है, उसके अंदर एक साहस पैदा होता है, उसके अंदर उसको इन्वायरमेंट की वैल्यू समझ में आती है, ऑक्सीजन का महत्व समझ में आता है, आदमी की वैल्यू क्या है, एक इंसान की वैल्यू क्या है। क्योंकि वहाँ हम अकेले होते तो हमें पता होता है कि एक आदमी, अगर एक कुत्ता भी दिख जाए तो वो हमें अपना लगता है। तो एक आदमी की क्या वैल्यू है, हर चीज़ का एडवेंचर इतना कुछ सिखाता है कि सोच नहीं सकते हम। इसमें सपोर्टिंग स्टाफ पे कितना रहता है आपको? सपोर्टिंग स्टाफ सिर्फ आपके बेस कैंप में ही रहता है, आगे सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, आगे आप खुद ही हैं। बेस कैंप में आपके पास कुक रहता है और बाकी शेरपा ही होते हैं आपके साथ में, और खुद ही होते हैं सपोर्टिंग स्टाफ। कोई ज़्यादा ये नहीं कि मेन चीज़ खुद के ऊपर होती है। और चाहे कितना भी सपोर्टिंग स्टाफ हो, जब आपके अंदर एनर्जी नहीं है, वो सांस नहीं है, तो कौन उठा के लेके जाएगा। ड्रीम तो देखा होगा दिया आपने कि भाई इस माउंटेन पे तो जाना ही जाना है। हाँ, मैंने बिल्कुल मैंने सपने में चढ़ लिया है, मतलब खुली आंखों से, नींद में नहीं, खुली आंखों से मैं अन्नपूर्णा क्लाइंब कर चुकी हूँ। और मैं बड़ी उत्साहित हूँ रियल में कि एक एक कैंप को जीऊँगी, उसकी विदाएं जानूँगी, उसकी हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है अन्नपूर्णा। कैलाश पर्वत क्यों नहीं चढ़ पाते? माउंटेनियर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों के मन में सवाल। सबसे पहले तो वो धार्मिक स्थल है, इसलिए उसको क्लाइंब नहीं करते, क्योंकि उसको हमारे लोग बहुत मान्यता से मानते हैं। तो दूसरा, उसके ऊपर, उसके चारों तरफ वो बिल्कुल गोल है, और उसमें है ना, कहीं भी आप रो फिक्सिंग नहीं कर सकते, और स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इसीलिए मेन चीज़ तो धार्मिक है, इसलिए उस भावनाओं से उसके ऊपर लोग चढ़ना पसंद नहीं करते, कि उसको मानते बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे मेन चीज़ है। जैसे कंचनजंगा माउंटेन हमारा है, लेकिन हमारी साइड से लोग क्लाइंब नहीं करने देते, क्योंकि वो मानते हैं, सिक्किम साइड के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं कंचनजंगा। खेलों का ही पार्ट है माउंटेनियर होना, और खेलों का ही पार्ट है बॉक्सिंग होना। और ऐसे में जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, स्वीटी बुरा बॉक्सर का विषय, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पारिवारिक विषय है, और मेरा मानना है कि ये परिवार में सुलझ जाए तो बेस्ट होता है। और अभी तो मुझे टाइम नहीं था, मैं आने के बाद दोनों से मिलूँगी, और मेरा प्रयास है कि भाई दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, और एक समाज को अच्छा मैसेज जाए, और दोनों प्यार से रहें, अपनी एक दूसरे की कमियां ना देख करके खूबियां देखें, और रिश्ते को मजबूत करने का काम करें। मेरा ऐसा मानना है। कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी सिंगर मासूम शर्मा को लेकर भी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? जिस तरीके के गाने उन्होंने बनाए और जो चल रहे हैं। देखिए, मैं रागनी सुनती हूँ, रागनियों की श्रोता हूँ। मैंने दादा लक्ष्मीचंद, मांगेराम, मुंशी राम जैंडली, दादा जगन्नाथ, और बहुत सारे किस्से, चाहे वो चाप सिंह का किस्सा हो, चाहे वो ध्रुव भगत का किस्सा हो, चाहे वो सत्यवान सावित्री का किस्सा हो, चाहे कृष्ण सुदामा का किस्सा हो, बहुत सारे, मैं रागनियों की बहुत शौकीन हूँ। मतलब मेरे को एक टाइम रोटी ना दो, आप मेरे को रागनियाँ दे दो, मतलब सुनने के लिए। तो मेरा कहने का भाव ये है, जितने भी कलाकार भाई है मेरे, सबके साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं। मैं सभी मेरे को बहन जी कह के बोलते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपका युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चों के किताबें याद नहीं है, रैप याद है।
तो मेरा कहने का भाव यही है कि आप अपनी लेखनी से समाज को ऐसा दें कि समाज भी आपको याद करे। जैसे आज हम दादा लक्ष्मीचंद को याद करते हैं, जगन्नाथ को याद करते हैं, मुंशी राम जैनली को याद करते हैं, तो ऐसे जाटमेर सिंह को याद करते हैं। तो अगर आप अच्छी लेखनी देंगे, अच्छी गायकी के साथ गाएंगे तो आने वाला समय आपको याद करेगा। और आजकल जो ये चल रहा है, तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगी कि सरकार ने कोई पॉलिसी बढ़ाई है, तो मेरा मानना है कि जिसका भी जो भी जितने भी साथी हैं, जिसका भी गलत लग रहा है आपको, तो एक बोर्ड बनाएं और वो बोर्ड उसकी छानबीन करे और उसके बाद जो गलत है उस गलत को हटाया जाए, किसी एक को टारगेट ना बनाया जाए। मैम ये लोग तो बोलते हैं कि भाई जनता जैसे डिमांड करेगी वैसे गाने बनाएंगे, अगर कोई राम सिया राम सुनने लग गया तो हम लोग राम सिया राम भी बना देंगे, भक्ति के सॉन्ग भी बना देंगे। ऐसा नहीं है, मेरे कार्यक्रम रहते हैं, आपने देखा होगा 3-3 घंटे, तो मानिक भाई सभी आप लोग उसमें आए हो, 3-3 घंटे तक लोग बगैर पानी पिए, बगैर उठे 3-3 4-4 घंटे मेरे कार्यक्रम चलते हैं और विचारों को सुनते हैं लोग और उनको फॉलो भी करते हैं, मानते भी हैं। आपकी शब्दावली में, आपकी वाणी में, आपकी नॉलेज में वो दम होना चाहिए कि लोग आपको सुने और लोग आपको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि लोग अच्छा नहीं सुनते हैं, बहुत लोग अच्छा सुनते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ हर माह मेरे गले से मिलते हैं, अनीता जी आपकी वीडियो सुनी थी और मैं मेरी बिटिया को आपकी वीडियो ही सुनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं सुनते हैं, बहुत लोग अच्छा सुनते हैं, लगभग लोग अच्छा सुनते हैं। आप जैसा अपने उसमें लेखनी में दम होगा तो अपने आप लोग सुनेंगे उसको। जनता में एक सवाल बड़ा चर्चित रहता है कि सलमान खान शादी कब करेंगे, ऐसा ही चर्चा का विषय आपका भी है कि अनीता जी शादी कब करेंगी? देखिए, शादी का अभी मेरा कोई विचार नहीं है और सलमान खान का अपना वो होगा। मेरा पहली बात तो मेरा जीवन ऐसा रहा कि 9 बहन भाई हैं, मेरी ज्वाइंट फैमिली रही है, उनको कामयाब करते करते मेरी उम्र कब निकल गई मुझे नहीं पता। आज मैं 40 साल की हो गई हूँ और अब मेरा विचार ये बदल गया कि मुझे अपना जो जीवन है वो समाज को समर्पित करके जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ रही हैं। छोटी सी उम्र में पिता का जाना, संघर्ष, माँ चारपाई पे बीमार है, बहन भाई छोटे हैं, बचपन से लेकर आज तक संघर्ष ही किया और आज भी संघर्ष ही कर रही हूँ। तो मेरा एक ही मकसद है कि भाई मैं समाज के लिए, यूथ के लिए, महिलाओं के लिए काम करूं, ताकि जो आने वाला मेरा जीवन बचा है, शादी ब्याह वाला सारा रंग चा मैंने देख लिया है, 9 बहन भाई पाल दिए, शादी के बाद बच्चे तो पालने हैं वो मैंने पहले पाल दिए हैं। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं समाज से कट के जी रही हूँ, मैं समाज के साथ जी रही हूँ। लास्ट मैसेज दे दीजिए। जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जितने भी साथी मेरी वीडियो देखें तो आप सबका सपोर्ट, क्योंकि मैं इस मिशन के लिए जा रही हूँ, आप सब आर्थिक रूप से सपोर्ट करें। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि इस गेम को स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं, ये गेम बहुत मुश्किल है चलाना और इस गेम को चलाने के लिए आपको हर तरीके का सपोर्ट चाहिए, मानसिक भी, आप दुआएं भी करते हैं, आप आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करते हैं। मैं जाती हूँ तो मेरे हरियाणा प्रदेश और पूरे भारत से ही बहुत सारे लोग मेरे को, कोई स्कूलों में, कोई कहीं प्रार्थनाएं करके सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सब मेरा हर तरीके से सपोर्ट करें और जो भाई आर्थिक रूप से मजबूत है तो वो आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करें। अनीता जी, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी आप? देखिए, सभी जितने भी खेल हैं उनकी सभी की पॉलिसीज़ हैं। मैं चाहूँगी कि एडवेंचर की भी एक पॉलिसी बनाए और ताकि आने वाले जो युवा हैं वो जब एडवेंचर को करना चाहे तो उनको एक स्पोर्ट मिले। बिल्कुल, क्योंकि खेल आपको, चाहे वो कौन सा भी खेल है, वो आपको अनुशासन में रहना सिखाता है, वो समाज को एक साथ जोड़ने का मैसेज देता है, वो आपको स्वस्थ रहना सिखाता है। तो मेरा एडवेंचर भी एक खेल है, एक गेम है। एडवेंचर खेल नहीं है, ये साहसी खेल है, क्योंकि इसमें बहुत साहस की आवश्यकता होती है। जब बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आएगा, साहस आएगा, उनके अंदर कुछ करने का जज्बा आएगा, तो वो नेचुरली ही नशे से दूर रहेंगे और एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि माननीय सीएम साहब जी से भी निवेदन करती हूँ, नायब सर से, कि आप जहाँ मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच पाए तो दोबारा से एक कमेटी बना करके इसके ऊपर विचार किया जाए और एडवेंचर के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, ताकि एक मिशन पे कम से कम जो बड़ा माउंटेन है, 8000 मीटर का जो माउंटेन है, उसको जब क्लाइंब करते हैं तो 35 लाख के आसपास खर्च आ जाता है। दाल रोटी की बात बता रही हूँ मैं। तो कम से कम इतना तो करे कि आप बाकी गेमों को करोड़ों रुपए दे रहे हो, जिसपे इतना खर्चा भी नहीं लगता है, जब उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो मेरे गेम को क्यों नहीं मिल रहे? मैंने इतनी उपलब्धियां दी है, मैंने किसी भी सरकार से, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो बीजेपी रही, ऑन रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, मैंने किसी सरकार से 1 रुपया नहीं लिया है। आज तक जितने भी अभियान किए हैं सारे मैंने, जैसी भी टूटी फूटी मैं वक्ता हूँ, अपने विचार शेयर करके मैंने प्रोग्राम किए हैं और उन प्रोग्रामों के माध्यम से मैंने अपने खेल को चलाया है। तो मैं आप सभी से, जितने भी पत्रकार साथी हैं,
मैं आप सभी का सपोर्ट और सहयोग ये चाहूँगी कि आज तक जितना भी संघर्ष किया है मैंने अपने दम पे और समाज के सहयोग से किया है। तो मैं चाहूँगी कि आपकी आवाज़ और कोई भी मिनिस्टर आए तो आप ज़रूर ये सवाल पूछें कि एडवेंचर की पॉलिसी क्यों नहीं, एडवेंचर की पॉलिसी बने और एडवेंचर के खिलाड़ियों को भी सपोर्ट मिले ताकि एडवेंचर में बहुत सारे बच्चे आएँ और वो अपने देश को उपलब्धि देने का काम करें। उपलब्धियां तो आपने बताई ही। अगर अवार्ड्स की बात करें तो अभी तक आपको कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? देखिए, मुझे हरियाणा सरकार की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला पुरस्कार, हरियाणा पुलिस की तरफ से प्रथम महिला मुख्यमंत्री पुरस्कार, और जो एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसको भारत सरकार देती है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो अर्जुन अवार्ड से भी ऊपर है, क्योंकि अर्जुन अवार्ड साल में 40 से 50 मिलते हैं और तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड मेरी कैटेगरी में एक ही मिलता है और ज़्यादातर सेनाओं को जाता है। और लेकिन ये अवार्ड 2019 में मेरी उपलब्धियों को देखते हुए माननीय किरण रिजिजू जी ने ये कहा कि अनीता जी आपकी सबसे ज़्यादा उपलब्धि है, तो मुझे 2020 में इस अवार्ड को से नवाजा गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मेरे लिए दुख की बात ये रही कि उस टाइम पे कोरोना था तो वो वर्चुअल प्रोग्राम हुआ, जो मेरा एक सपना था कि मैं अवार्ड लूँ और जब वो देख पाऊँ। चलो कोई बात नहीं, आगे और उपलब्धियां देंगे और बहुत सारे अवार्ड हैं, परमात्मा का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि इतना एडवेंचर खेल करके जिस पे इतने रिस्क हैं, इतनी सारी चुनौतियां हैं, आपके हाथ कट जाते हैं इतने माइनस टेम्परेचर में, मैं आप सबके बीच में जीवित हूँ, समाज के बीच में काम कर रही हूँ। मेरा सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि मैं स्वस्थ रह करके मैं बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में जा कर के काम करती हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं।